साधु की मान ली मृत्यु होने वाली है, तो उसे भय नहीं है शायद अपने संबंधों को लेकर भी। हमें भय होगा कि हमारी बात हमारे बच्चों का क्या होगा। वह जो संतुलन है, जो हम एक आदर्श जीवन जीते हैं, साथ साथ में व्यवहारिक जीवन, जो उसमें संतुलन है। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं प्रैक्टिकल आइडियलिज्म, मतलब आइडियलिज्म होना चाहिए पर इतना भी नहीं कि आप प्रैक्टिकलिटी को भूल जाए। बिल्कुल, उसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल दोनों का संतुलन होना चाहिए। बिल्कुल आइडियलिज्म में ही आप चलेंगे तो फिर प्रैक्टिकलिटी कहाँ है? किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को आज तक ये नहीं कहा कि तुमको चूहा पैदा किया है। हर माँ बाप ने यही कहा है कि शेर पैदा किया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहाना ढूंढ लेते हैं कि महान काम नेताजी के नाम, जान देने का काम भगत सिंह के नाम। क्यों नहीं बन सकता? किसने रोका है हमें अच्छा काम करने से? किस फाइल को चला के अप्रूवल लेना है? रास्ता गंदा है, अगर हमें रास्ता का कांटा उठाना है तो किस आदमी से अप्रूवल लेनी पड़ती है? हम खुद चोर है, नहीं लेते अपने से। आपके आने से पहले सारे बच्चे एक चीज़ और बहुत कह रहे थे कि आप फैशनेबल भी बहुत हैं, और आपने अक्सर एक बात को बहुत हाईलाइट किया है कि सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं या कॉर्पोरेट ही नहीं, जर्नलिस्ट चाहे वो एंकर हो, रिपोर्टर हो, चाहे डेस्क पर भी हो, उसे अपने तरीके से सजना संवरना चाहिए, क्योंकि वो उसके व्यक्तित्व में भी बढ़ावा आता है उससे और बदलाव आता है। आप क्या कहना चाहोगे सर इसमें? भाई, जब मोर मोरनी को रिझाने के लिए इतना नाच करता है घंटों घंटे, तो आदमी को तो उससे ज़्यादा आता ही है, उससे ज़्यादा हुनर है। और मैं पत्रकारों को, जर्नलिस्टों को या सबको ये मानता हूँ कि ज़्यादा फैशनेबल और ज़्यादा अच्छे से कैरी करना ज़रूरी इसलिए है कि हमें परमात्मा ने वो बुद्धि दी है, वो समझ दी है, और उससे ऊपर अगर हम मीडिया के क्षेत्र में हैं तो हम बताते हैं दुनिया को कि समय में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, ये समय किस चीज़ की मांग कर रहा है। अगर उसको नरेट करने वाले आदमी को ही इस बात की समझ नहीं है, पढ़ने उड़ने की, उठने बैठने की, क्योंकि देखिए इसकी किताब बाज़ार में नहीं मिलती पक्की पक्की, ये हम इनहेरिट करते हैं, सीखते हैं। लेकिन एक दिन सीखी हुई चीज़ों के ऊपर भी हमें जाना ज़रूरी होता है। वो होता है अपना चुनाव। हम अपने चुनाव से क्या पहने, अपने चुनाव से कैसे रहें, अपने चुनाव से अपना घर कैसे सजाएं, अपने चुनाव से अपने जीवन की बगिया कैसे सजाएं, अपने चुनाव से क्या काम करें। जितने बड़े बड़े लोग हुए, पढ़ाई उन्होंने XYZ की, बाद में उनको समझ में आया कि यार ये तो गलत पढ़ लिया हमने, लेकिन उनके अंदर हिम्मत था, उन्होंने छलांग लगाई और दूसरा काम चालू किया। मेरे एक फ्रेंड हैं, दुबई में MR कंपनी के चेयरमैन हैं, मोहम्मद अलावार साहब, उनका एक रील देख रहा था मैं। उन्होंने बोला कि मुझे 36 साल की उम्र में समझ में आना चाहिए था कि मुझे फिजिक्स और इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि मुझे रियल इस्टेट करने में मज़ा आता है। और MR आज पूरी दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रियल इस्टेट कंपनी है, और उसको उन्होंने 97 में चालू किया और 27 साल में उसको, उस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। तो बेसिकली इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फैशनेबल रहें, अच्छे रहें, अच्छे तरीके से अपने जीवन को संचालित करें, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस लायक बनाया है और एक जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है कि पूरी दुनिया को, समाज को, लोगों को आप ये बताते हैं कि समाज में क्या घट रहा है, संसद में क्या घट रहा है, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, अभी अयोध्या धाम में क्या हो रहा है। तो इस तरीके से आपके पास सब कुछ रिपोर्ट करने का जो पावर दिया है, जो कैमरे के सामने खड़ा होकर दुनिया को ज्ञान देने की जो ताकत दी है, वो ताकत आप अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपको अपने लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। सही, कॉलेज के बच्चे हैं जो आप देख रहे होंगे, काफ़ी दोस्त यारी है, कल कोई काम करने लगेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मनोज मुंतशिर एक शेर कहते हैं कि हम यारों के यार हैं, हमसे पैसे वाले जलते हैं, नोट पुराने बंद हो गए लेकिन यार पुराने अब भी चलते हैं। और मैं भी जानता हूँ आपको तकरीबन 15 साल से, और आज भी आप के स्टाफ से लेकर आपके दोस्त वही पुराने हैं। तो जो सवाल ये है कि कितने इम्पोर्टेंट है वही दोस्त, वही लोग साथ जीवन भर जुड़े रहे, क्योंकि कल को ये आगे जाएंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कोई ज़रूरी नहीं है किसी को ढो के चला जाए। मेरा तो ये मानना है कि कल के डेट में जिससे आप शादी करें, उससे अगर प्यार न रहे तो आप तत्क्षण उससे उसकी इच्छा पूछिए और बोलिए कि ठीक है, हम दोस्त अच्छे रहेंगे, दुश्मनी मत करिए। जो बशीर बद्र का एक शेर है ना कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। तो जीवन में रिश्ते को इसी तर्ज पे जीना चाहिए।
कि अगर मान लीजिए हमने किसी से प्यार किया, उसको शादी करके ले आए, तो हमारी कोई जागीर नहीं हुई कि हम उसको, कुछ लोग उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। ऐसे लोगों को मैं जीते जी कोढ़ी कहता हूँ, सही सलामत हाथों के बाद भी। अरे तुम्हारे अंदर इतनी भी लियाकत नहीं कि एक इंसान को, भले ही मतलब तुम बाहर जितने अच्छे दिखते हो, घर में अपनी बीवी के ऊपर हाथ चलाते हो, मारते हो, उस आदमी से ज़्यादा कायर और कोढ़ी में दूसरे किसी आदमी को इस धरती पर नहीं मानता। अगर प्यार नहीं रहा तो अपने रास्ते अलग कर लो, लेकिन आदमी का अहंकार आने आता है, पत्नी को आदमी जागीर बना लेता है। 2 सवाल हो रहे सर, फिर बच्चों से बात करेंगे, इनके पास कोई सवाल हुआ तो। आपके आने से पहले ये इन बच्चों से जब इंटरेक्शन हो रहा था, तो ये जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, उनमें से कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं। आप एक पावरफुल जर्नलिस्ट से आपकी पारी शुरुआत हुई, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, तो इन बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का आप क्या मूल्य बताना चाहेंगे? क्या ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर अभी से बन सकते हैं? हर आदमी जन्म से ही एंटरप्रेन्योर होता है। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे होते हैं सारे यूनिक होते हैं। बायोमेट्रिक पूरी दुनिया में इसीलिए सफल हुआ कि एक आदमी के अंगूठे के निशान से, एक आदमी की आई रेटिना से दुनिया में दूसरे आदमी की आई रेटिना नहीं मिलती, उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम करते हैं, अब स्टार्टअप हमारे देश में देखो, एंटरप्रेन्योर बच्चे बात कर रहे हैं ना पीछे, बढ़िया, उनको आइडिया अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मैं कह रहा था कि हमारे अंदर जो चौराहे पर जो विचारों की गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, वो विचारों की जो गाड़ियां होती हैं वो कुछ अच्छे डायरेक्शन में ले जाती हैं, कुछ बुरे डायरेक्शन में ले जाती हैं। अब एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाए, इन्होंने जो सवाल किया, तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं जिस रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, इस पूरे समय को 6 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये जो पूरी मानव सभ्यता का विकास है वो 3 लाख सालों का विकास है। पहले हम आदिवासी युग में थे, तो हमारी हैसियत कीड़ों मकोड़ों के बराबर ही थी लगभग। मनुष्य सबसे कमज़ोर प्राणी था, सूर्यास्त होते ही वो छुप जाता था। लेकिन जिस दिन आदमी ने आग का आविष्कार किया, वो पहले युग की शुरुआत हुई। आदमी फिर चीता, शेर, हाथी सबको डराने लगा, सब डरने लगे आदमी से। तो मैं मानता हूं कि मानव सभ्यता के इतिहास में आग का आविष्कार सबसे पावरफुल इन्वेंशन था। तो वो पहला युग हुआ जिसको गैदरर्स हंटर्स का युग बोलते थे। दूसरा जब पड़ाव आया, उसको आने में हजारों साल लग गए। उसके बाद फिर आदमी ने धीरे धीरे खेती चालू किया। तो गैदरर्स हंटर युग के बाद जो है एग्रीकल्चरल युग पैदा हुआ। एग्रीकल्चरल युग के बाद आदमी ने थोड़ा सा और तरक्की की, उसमें करीब 20-25 हज़ार साल, 30-40 हज़ार साल लग गए। तब आदमी ने छोटे मोटे मशीन टाइप की चीज़ें, जैसे करघा पैदा किया, फावड़ा बनाया, कुदाल बनाई, इस तरह की चीज़ें बनाई, तो जिनको कल पुर्जा बोलते हैं। तो गैदरर्स हंटर पहला हुआ, एग्रीकल्चरल युग दूसरा हुआ, कल पुर्जा तीसरा हुआ। उसके बाद 1 लाख साल लग गए छोटे मोटे मशीनें बनाने में इंसान को। उसको सेमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह सकते हैं। तो चौथा हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप की जो चीज़ें हुई। फिर 5वां हुआ जो कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें ऑटोमेटेड मशीनें, ये सब सारी चीज़ें आ गई। 6वां युग हुआ, कंप्यूटर आए, रोबोट्स आए, ये सब तरह की चीज़ें आई। और जो 7वां मैं मानता हूँ जो नया है, जिसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप को समर्पित करता हूँ, वो है स्टार्टअप। कि अब 3 लाख साल में आदमी ने इतनी सुविधाएं पैदा कर ली, इतनी तरीके पैदा कर लिए, इतनी तकनीकें पैदा कर ली कि आदमी के सामने अब जो वो सोचता है वो सारी चीज़ें उसके सामने बनी हुई है। अब उन तमाम सामने फलक पर फैली हुई चीज़ों को ताना बाना करके जोड़ के कोई एक नई चीज़ आप बना दीजिए, वही स्टार्टअप हुआ। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अमेरिका में कहते हैं लोग कि सबसे अच्छा माहौल है, वहाँ ज़्यादा एंटरप्रेन्योर निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा आपको कमरे में बंद करके बधी बधाई किताबें पढ़ाई जाएंगी, वहाँ उतना मंद बुद्धि के इंसान पैदा होंगे। जहाँ जितना आपको फ्रीडम दिया जाए करने के लिए, जहाँ कोई सेट पैटर्न न रहे, सेट परीक्षा न ली जाए, जहाँ
आपको अपनी आज़ादी से पढ़ने की छूट दिया जाए। तो मेरा मानना है कि जिस दिन हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में डिग्री नामक चीज़ गायब हो जाएगी, जिस दिन परीक्षा नामक संस्था गायब हो जाएगी, जिस दिन रटी रटाई किताबों से ऊपर आदमी को उठने के लिए यहाँ की सरकारें और यहाँ की व्यवस्थाएं प्रेरित करेंगी, उस दिन हिंदुस्तान की गली गली में एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे। जब तक डराया जाता रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ डराया जाता है, मैं उसमें भरोसा नहीं करता। और ये सर लास्ट सवाल है, ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये साल इलेक्शन का है और फ्रीडम की आपने बात करी, सारे नौजवान इस समय सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं ये राइट टू वोट और वोटिंग को लेकर बच्चे जरूर सोचते हैं क्या करेंगे वोट देकर, और वो कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो संस्था आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई रोशनाई, दवा दारू, अस्पताल सब तय कर रही है, अब किसी लंपट को आप चुन लीजिए तो आपको बर्बाद ही कर देगा। तो इससे अच्छा है कम से कम जब वोट देने का अधिकार आपको मिल गया है तो किसी जहीन आदमी को वोट दें। आप भले उसके पीछे, कई बार जो अच्छा होता है दिखता है वो सही नहीं होता, और कई बार जो सही होता है वो आपके लिए बहुत भला करे, ये भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आप अपनी मन की कसौटी पे देखिए, उम्मीदवार की पढ़ाई लिखाई देखिए, उसका उठने बैठने का तरीका देखिए, लोगों को डील करने का तरीका देखिए, थोड़ा उसके अगल बगल वाले 4 लोगों से कभी मौका मिले तो बात करिए कि यार इतना सामने अच्छा दिखता, अंदर से गाली गलौज तो नहीं करता, नौकर चपरासी को मारता तो नहीं। आप ये भी देखिए कि आदमी स्वार्थी तो नहीं है, अपना घर भरने के लिए तो नहीं नेता बन रहा है। पता करिए उसके बारे में, पता करके वोट दीजिए। अच्छे आदमी को चुनिए, अच्छे को चुनेंगे तो अच्छा बनाएगा, लंपट को चुनेंगे तो लंपट बना देगा सब कुछ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उस पर आते हैं। हेलो सर। सर मेरा सवाल ये है कि मैं उस दौर में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ जहाँ पर एक बहुत बड़े पत्रकार एक बहुत बड़ा चैनल छोड़ देते हैं, जिनको काफ़ी लोग अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का अंधकार का युग है। अगर मैं उनकी बात भी ना मानूँ तो मैं एक न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की दर इंडिया में सबसे ज़्यादा है, पर मैं जैसे टीवी चैनल खोलता हूँ वहाँ पे दिखाते हैं कि सीमा हैदर गुड न्यूज़ कब देंगी, सीमा हैदर करवा चौथ पर क्या करेंगी। तो इसको देखकर मैं मीडिया इंडस्ट्री में कैसे हूँ? इसको देख के मीडिया इंडस्ट्री में बिल्कुल मत आइएगा। और मैं जो चैनल चलाता हूँ, मैंने इसीलिए सीमा हैदर को कवर ही नहीं किया। मैं बिल्कुल नहीं, मैं इसके इस तरह की चुनौतियाँ हैं मेरे सामने कि उसके TRP और XYZ, इसीलिए लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। बहुत कम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं। मैंने सर्वे करवाया चैनल खोलने से पहले, न्यूज़ चैनल 50+ के बाद ऊपर के लोग देखते हैं, या 45 साल के बाद के लोग देखते हैं, उससे पहले के लोग न्यूज़ चैनल नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में दूसरी चीज़ें जो हैं उनको आनंद देती हैं। वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। तो ऐसे चैनलों के बजाय मैंने ये तय किया था कि मैं व्यूज कम दिखाऊंगा और न्यूज़ भी दिखाऊंगा, तो इस तरह की फालतू बकवास टाइप की खबरें नहीं दिखाऊंगा। मैं नहीं दिखा, मेरे चैनल पे आपको ऐसी खबर नहीं दिखेगी, आप देख लीजिएगा। भारत एक्सप्रेस का ऐप डाउनलोड करिए, यूट्यूब पे जाइए, कहीं भी रहिए दुनिया में देख सकते हैं। बाकी इस देश में हैं तो किसी भी डिश पे हैं तो देखेंगे, किसी भी केबल ऑपरेटर आपके एरिया में उस पर मैं हूँ, देख सकते हैं। उपेंद्र जी, मेरा सवाल है ये कि जैसे कि दत्त साहब ने आपसे पूछा था कि आपको जैसे फैशन सेंस का हमें पता होना चाहिए, फैशन सेंस अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, पर सर इन हम सब के लिए मेरे ख्याल से जो प्रेमचंद जी थे, उनके बाएं पैर की फटे जूते की वो छोटी सी उंगली कुछ कहना नहीं चाहेगी? आपको क्या लगता है? जो दिखावे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर बताएं कुछ। देखिए, प्रेमचंद के नावल और उपन्यास पढ़े आपने, उन्होंने क्या लिखा है? बिल्कुल, गोदान की बात कर रहे हैं? नहीं, गोदान नहीं, प्रेमचंद ने 120 से ज़्यादा नावल लिखे हैं और हज़ारों से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। उसमें मंत्र एक कहानी है, उसमें मंत्र कहानी में उन्होंने डॉक्टर चड्ढा के रहन सहन को भी दिखाया है, और वो उस गरीब आदमी के रहन सहन को भी दिखाया है जिसके बच्चे का सही समय पे इलाज न करने से उसकी मौत हो जाती है, और डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को सांप काट लेता है, और डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को वो गरीब आदमी ठीक करता है, और डॉक्टर चड्ढा से हाथ मिलाए बिना, उनका अप्रिसिएशन लिए बिना भी चला जाता है। और वो डॉक्टर चड्ढा को जब पता चलता है कि ये वही आदमी जिसके बच्चे का मैंने इलाज नहीं किया था, बैडमिंटन खेलने में मैं बिजी था, जिस कारण से इसका बच्चा मर गया था, उस आदमी ने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया, तो डॉक्टर चड्ढा का मन ग्लानि से भर जाता है। देखिए, प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति खराब रही होगी, लेकिन प्रेमचंद ने ये इच्छा नहीं की कि मेरे जैसा सब लोग गरीब रहें। प्रेमचंद के हर उपन्यास में, हर कहानी में प्रेमचंद प्रगतिशील लेखकों में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते की एक कानी अंगुली दिखने का मतलब प्रेमचंद ने इच्छा व्यक्त नहीं की कि समाज विकसित हो,
समाज में अगर आपके पास क्षमता हो तो आप जानबूझ के फटे कपड़े पहने। हमारा मन उदासी से नहीं भरा होना चाहिए फटे जूते की तरह। हमारा मन इस उम्मीद से भरा होना चाहिए कि नए जूते आएंगे, हमारे दिन बदलेंगे, तब समाज बेहतर होगा। सर हम सब ईश्वर के बच्चे हैं। जन्म के वक्त मतलब हमें पता नहीं होता हमने किस परिवार में जन्म लिया है, हमें अपना धर्म भी पता नहीं होता है कि हम बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है। लेकिन सर हमारी परवरिश ऐसी होती है, हम जिस समाज में रहते हैं हमारे समाज में पूरा सब धर्म के बेसिस पे हर कुछ होता है। पॉलिटिक्स भी धर्म तक सीमित हो गई है। आजकल हम देखते हैं हर कुछ हिंदू मुस्लिम के बीच में चलता है। तो सर क्या हमने एक गलत समाज का निर्माण कर लिया है सर? क्योंकि सर कुछ लोगों की वजह से पूरा समाज इफेक्ट हो रहा है आज। नहीं, समाज का निर्माण तो जैसा था हमेशा से ऐसा ही था। जब राम राज्य था तो रामायण उठा के पढ़िएगा, तब भी चोर डाकुओं व्यभिचारियों का जिक्र है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी है। यानी समाज हमेशा से ऐसा ही था, कभी बहुत बढ़िया नहीं था। अगर आपने सवाल पूछा है, अगर आप ये सवाल आपकी आत्मा से उपजा है तो आपको धीरे धीरे सारे धर्मों का अध्ययन करना चाहिए 10 साल लगा के। 10 साल में सब कुछ पढ़ लेंगे आप। उसके बाद अगर आपको बौद्ध धर्म पसंद आता है तो आपको हिंदू छोड़ के बौद्ध चुन लेना चाहिए। इसमें कहीं इस देश में रोक नहीं है, पूरी आज़ादी है चुनने की। अगर आपको लगता है कि नहीं हिंदू धर्म सनातन सबसे श्रेष्ठ है, हम बहुत अच्छी जगह पैदा हुआ, अच्छे परिवार में पैदा हुआ जो पहले से मानता है, उसको मानना चाहिए। लेकिन उसमें भी 2 चीज़ें हैं, एक कथानक है, एक तात्विक ज्ञान है। कथानक के प्रति हम बहुत आकर्षित होते हैं क्योंकि उसमें उसको मानने के लिए हमें कोई यात्रा नहीं करनी पड़ती। तात्विक ज्ञान को जीने के लिए हमें थोड़ा अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ता है, थोड़ा उसके हिसाब से जीना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए हमें भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ आप करेंगे तो एक्शन के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। जो न्यूटन का लॉ है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल ऑफ अपोजिट। तो हर क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होती है, तो होगी प्रतिक्रिया। आज समय कम है, कभी हम आप लोगों के बीच और आएंगे क्योंकि मेरी अगली मीटिंग के लिए लोग पहुंच चुके हैं। तो मैं यहीं पे विराम चाहूँगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रा भी कोई एक चीज़ आप लोगों को लगी हो कि नहीं ये किया जा सकता है तो उसको आप लोग करिए, आगे बढ़िए। समय आप ही लोगों का है। इस देश में, हिंदुस्तान में लगभग 66% मतलब अलग अलग एज ग्रुप को जोड़ा जाए तो युवा देश की आबादी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि युवा ही कुछ नहीं कर रहे हैं। तो करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, इतनी अच्छी बातें मुझे बताई, इन बच्चों को बताई। यही चाहेंगे जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करें ये बच्चे, और बहुत सारे नए सवाल, नए सेशंस पर हम बात करें। एफ्ट यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।